अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह के सेट पे प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद है। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक म्यूज़िक इंडस्ट्री से है और मेरी मुराद भी यही है कि हमने ये शो इसलिए रखा कि आपको मिलवाते हैं उनकी कमाल की पर्सनालिटी से। इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोजर उनके पास है, बहुत कमाल का नॉलेज है और मैं ये सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से उनसे मैं स्टार्ट करूँ। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि मौसीकी का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। पहले क्या असर था और कोविड में तो हम लोगों ने देख लिया कि एक मूड चेंजिंग जो है वो सिचुएशन हो जाती है। आइए मिलवाते हैं आपको अरीब अजहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि कोविड की सिचुएशन और पहले जिस तरीके की सूरत हाल थी, दुनिया चेंज होकर रह गई, हर किसी की लाइफ को इसने मुतासिर किया। आपकी लाइफ को कितना मुतासिर किया? बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिशियन हूँ। तो ये कि ज़ाहिर है घरों के अंदर तो शुक्र है कि पाकिस्तान उतना मुतासिर नहीं हुआ जितना हमें खदशा था शुरू में। और ये कि यहाँ पे लॉकडाउन भी इतनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं हुआ जिस तरह कुछ मुल्कों में हमने देखा कि वो तो घरों से भी नहीं निकल सकते थे। तो शुक्र है कि हम कहीं बीच में थे। तो ये कि घरों में तो महफिलें कुछ हद तक चलती रहीं और चल रही हैं, लेकिन पब्लिक परफॉर्मेंसेस बिल्कुल बंद हो गई। तो ये कि पिछले 2 साल में मेरा ख्याल में कि मेरी शायद 2 या 3 कॉन्सर्ट्स हुए होंगे और उनमें से भी एक किसी की छत पे था और एक लोक विरसा में था पिछले साल। तो सारे म्यूजिशियंस बड़े मुतासिर हुए हैं। तो उस हवाले से जाहिर है कि म्यूजिशियंस जो हैं वो फिर मजबूर हुए कि वो डाइवर्सिफाई करें और दूसरी चीज़ों में घुसें और जो नहीं, जिनको सिर्फ म्यूज़िक ही आता है या जो सिर्फ म्यूज़िक करना चाहते हैं वो फिर स्टूडियो का काम उन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और मुझ जैसे जो लोग हैं जो कि 2-3 और चीज़ों से भी शौक फरमाते हैं, इसी तरफ आने लगा था कि अरीब भाई माशाल्लाह से आप मल्टी टैलेंटेड हैं। तो ये जो चीज़ आती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इतनी सारी चीज़ों को कैरी करना, तो ये कैसे आप कर रहे हैं? मैं पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई चीज़ों को कैरी कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ का मैं बहुत मतलब मशकूर हूँ मेरा ख्याल में कि अपने वालिदैन का, कि उन्होंने मुझे तरबियत इस तरह की दी कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने अपने कोई पैसे या करियर के लिए मैंने ज़िंदगी जीनी है, बल्कि ये मैंने ज़िंदगी जीनी है अपने पैशन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। और उसी से फिर पैसा बनना शुरू हो जाता है अगर आप दयानतदारी से उसमें आप लगे रहें तो ये कि हमेशा मैंने वही काम किया। तो फादर के लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहती कि बहुत सारे लोग जब आपको देखते हैं और आपके फादर के बारे में जानते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये कैसे होंगे, क्योंकि उनको तो मोस्टली लोग जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ ही उनके हाथों से हुआ है। तो उस लेगेसी को आप कैसे लेके चलते हैं? और लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी करते होंगे कि फ़ादर ऐसे हैं, बेटे ऐसे हैं, तो उसको कैसे लेके चलते हैं आगे? देखें, अब्बा जो थे असलम अजहर, वो पीटीवी के बानी माने जाते हैं। उनको जो हमारी पुरानी जनरेशन है वो तो उनसे सब वाकिफ़ है। आपने जिक्र किया, आपकी वालदा भी पीटीवी के उस दौर में मौजूद थी। जी। लेकिन ये कि आजकल के लोग तो नहीं जानते, आजकल के लोग तो मुझे ज़्यादा पहचानते हैं। तो और कंपैरिजन वो पुरानी जनरेशन वाले, कभी कभी अगर कोई मेरा कोई कॉन्सर्ट हो, प्रोग्राम हो, तो फिर वो ज़ाहिर है फिर वो बड़े अच्छे एक कॉम्प्लीमेंट्स लगते हैं कि हाँ बिल्कुल आप सही अपने अब्बा का नाम रोशन कर रहे हो। मैंने कभी उसको बोझ नहीं समझा। एक तो ये कि शायद मुझसे एक बड़ा भाई है उसामा। मुझे लगता है कि वो जो बोझ होता है ना वालिदैन का या उसका विरसे का, वो बड़े के कंधों पे गिर जाता है, हम ज़रा नीचे बचे रहते हैं। तो मेरी तो अब्बा के साथ बहुत एक दोस्ताना सारी ज़िंदगी एक मेरा उनके साथ रिश्ता रहा है। और फिर उनके आखिरी सालों में भी मैं उनके साथ यहाँ पे था, जब वो बिल्कुल एक बुढ़ापे में जब आप किसी को एक देखते हैं बिल्कुल एक वल्नरेबल सिचुएशन में देखते हैं, जब बिल्कुल एक दोबारा एक बच्चे की तरह एक इंसान हो जाता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा प्यार भी आता है वालिदैन पे। तो अरीब भाई, अगर हम आपके बचपन की तरफ जाएं, ठीक है, और आप इजाज़त दें हमें जाने की। जी ज़रूर। तो आपने जब आंख खोली, अदबी घराना था, और आप कहते हैं ख़ुद के शौकत अली ख़ान साहब, तुफ़ैल नियाज़ी साहब और माई भागी
इन जैसे कमाल के लोगों को सुनते सुनते तो ये बचपन से ही पता लग गया था कि मेरा जो रुख है वो इस तरफ है? नहीं, मुझे नहीं पता था। हम उस वक्त पिंडी में थे, अब्बा एमडी थे पीटीवी के, भुट्टो साहब का दौर था। तो उस वक्त बिल्कुल ये सारे म्यूजिशंस घर पे भी आया करते थे। अब्बा के दोस्त भी थे, तुफैल नियाजी और शौकत अली, इन दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती थी अब्बा की। तुफैल नियाजी का नाम नियाजी अब्बा ने रखा था। अच्छा। वो वरना वो भाई तुफैल के नाम से उनका जो है वो ट्रूपे जो है मशहूर था। तो फिर अब्बा ने कहा कि भाई कोई नया नाम सोचो। तो फिर उन्होंने कहा भाई मैं क्या सोचूं। अब्बा ने कहा आप बताओ, आपका कोई मुर्शिद है? उन्होंने कहा वो न्याजी सिलसिला है हमारा। उन्होंने कहा बस न्याजी रखो। तो वो एक ज़ाहिर है एक एक्सपोजर था। लेकिन उस वक्त वो कुछ आवाज़ें थीं जो मेरे कानों में बैठ गई थी या दिल में उतर गई थी। मुझे ज़ाहिर है उस वक्त शायरी की तो समझ नहीं आती थी, और मुझे ये बुल्ले शाह या शाह हुसैन के कलाम का तो मुझे नहीं पता होता था कि क्या बातें हो रही हैं। वो तो बहुत सालों बाद जाके जब मुझे मेरे अंदर खुद एक खोज पैदा हुई कि यार ये सूफ़ी जो हैं हमारे खित्ते के, ये असल में कहते क्या हैं। और फिर जब इनको मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने एकदम रियलाइज़ किया कि यार ये तो वही चीज़ें हैं जो मैं बचपन में सुना करता था, लेकिन उस वक्त उसकी वो म्यूज़िकलिटी और रिदम मुझे अट्रैक्ट करता था। बाद में वो शायरी में मैं फिर उसमें दाखिल हुआ। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं म्यूज़िक इतना मेरे लिए एक पैशन बन जाएगा। गाने का मुझे हमेशा से शौक़ था और बचपन से ही मैं गाया करता था, और वो बड़े भी बुलाते थे कि भाई गाना सुनाओ गाना सुनाओ। तो बचपन में आपने वो परफॉर्मेंसेस की हैं इतने बड़े लोगों के सामने कि वो घर में आए हों, तो वालिदैन जिस तरीके से बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि बेटा ये सुनाओ ज़रा। हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी खान साहब के सामने बैठ के बचपन में उस तरह नहीं गाया जिस तरह कुछ घराने वाले जिस तरह कुछ लोग होते हैं, नहीं उस तरह नहीं। वो तो अपने दोस्त कोई अब्बा वालदा के दोस्त यार जो थे उनके सामने कोई हल्के फुल्के गाने गाना। बाद में फिर जब ज़िया का दौर शुरू हुआ, अब्बा को पीटीवी से बर्खास्त किया गया, हम कराची शिफ्ट हुए, तो उधर फिर हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो काफ़ी सियासी सरगर्मियों में शामिल हो गया, और ख़ास तौर पे बाएं बाजू की सियासत में। अच्छा। तो उस वक्त जो है फिर उस वक्त मैंने गिटार भी सीखना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई उसामा जो है वो कहीं गिटार खरीद के ले आया घर पे। उसने फिर चंद अरसे बाद छोड़ दिया, मैं उस पर लगा रहा, और उस पर फिर मैंने इनकलाबी गीत गाने शुरू कर दिए, और फिर मुख्तलिफ जलसे जुलूसों पे फिर मैं इनकलाबी गीत परफॉर्म किया करता था। उस वक्त भी मेरा नहीं ख्याल था कि ये मेरा करियर बनेगा। अच्छा, आपने बहुत डिफरेंट तरह के गाने गाए हैं। जब आपकी बहुत जवानी थी तो उस वक्त जिस बैंड के साथ आप मुंसलिक थे वो बिल्कुल ही वेस्टर्न स्टाइल था, और फिर यहाँ आने के बाद बिल्कुल सूफीज़म वाले गाने जो बहुत ज़्यादा, जिनमें बुल्ले शाह की शायरी है जो समझना ही बहुत मुश्किल है। तो क्या दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है, और फिर ये ट्रांजिशन कैसे हुई? ठीक है, एक मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करूँगा कि समझना मुश्किल नहीं है। समझना सिर्फ हमें लगता है इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब वो ज़बानें हम उनसे उस तरह हमारी वो आम नहीं है ना, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, ये तो अब वो हमें नहीं पता होता, लेकिन अब वो वैसे बड़ी आसान शायरी है, और कोई इतना उसके गिर्द जो एक मिस्टीक जो बना दी गई है वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो आम लोगों की शायरी, उसको हम पहले फोक म्यूजिक कहा करते थे। जब मैं सुनता था पठाने खान या तुफैल नियाजी, वो हमारे फोक आर्टिस्ट होते थे। ये जो है ना लफ्ज़ के सूफी म्यूजिक, ये बाद में शुरू हुआ। ये तो फोक म्यूजिक है हमारा, और फोक पोइट्री है हमारी, आम लोगों की पोइट्री है ये। बहरहाल ये कि म्यूजिक जो है ना वो दुनिया भर में एक ही होता है। म्यूजिक के हवाले से अगर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, हम तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हलीमा ने बहुत दिलचस्प सवाल किया है, और मैं जानना चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचने का सफ़र, क्योंकि पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी लेफ्ट विंग की तरफ थे, तो क्या यही वजह है कि आपने सोवियत यूनियन का जाने का ये फैसला किया? उस तरफ मैं आता हूँ। हमें पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, और पहला सेगमेंट है पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग में जानते हैं आज क्या बताया जा रहा है। वापस आएंगे, बहुत मज़े की बातें हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट पर्सनल ग्रूमिंग। तो जो हम बात करेंगे ब्राइड्स टू बी के बारे में बात करेंगे, जिनकी कमिंग मंथ्स में शादी होने वाली है।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली माशाल्लाह से यंग जनरेशन काफ़ी नॉलेजेबल है, उनको हर चीज़ का पता भी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी गर्ल्स जो हैं थोड़ी लापरवाही कर देती हैं। अब जब शादी आपकी करीब है तो नॉर्मली उसी टाइम पे सब चीज़ें ना गर्ल्स ने करनी होती हैं कि शादी से पहले एक दिन की जो सर्विस है उसी दिन दे वांट कि हर चीज़ हो जाए। तो मेरा जो सजेशन है और जो मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स को सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप अपनी शादी से कम 4-5 महीने पहले आप अपनी सर्विसेज एटलीस्ट कुछ स्टार्ट कर लेना शुरू कर दें, यानी कि आप अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को यूज़ टू करें इन सर्विसेज से। और प्लस ये कि डेफिनेटली आप पढ़ रही होंगी, पढ़ाई से फ़ौरन बाद आपकी शादी प्लान हो गई है, ठीक है, आपको इतना टाइम नहीं मिला अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का, और अगर आपको शादी के डेट में टाइम मिल रहा है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने ऊपर पूरी तवज्जो दें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी की इंटेक बढ़ा दें अपनी। ऑब्वियसली आपने शॉपिंग करने भी जाना है, आपने फर्नीचर का ऑर्डर भी करना है, आपने कपड़े भी बनवाने हैं, आपने सब कुछ करना है। बट आप जब तक खुद से हेल्दी, फिट और ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेंगी तो शादी तो आपकी है, एंजॉय आपने शादी को कैसे फिर करेंगे। तो अब ये है कि सैलून पे तो आप गए, तैयार श्यार हो गए, टिप टॉप हो गए, ब्राइड बन गए, बट जो एक चीज़ प्रॉब्लम सैलून ओनर्स को भी फेस करनी पड़ती है ब्राइड बनाते हुए, और आपको भी बाद में मसला होता है, वो ये है कि जब आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते और जब पहली दफ़ा में कुछ सर्विसेज लेते हैं जो आपको एट टाइम्स एलर्जी भी कर सकती हैं, जैसे कि वैक्स है। अब कई लड़कियाँ कभी हो सकता है वैक्स कराती ही ना हो और अचानक उनको बस जैसे शादी प्लान है तो उससे एक दिन पहले वो जो भी सर्विसेज ले रही हैं 1 या 2 दिन पहले उसमें वो डायरेक्ट वैक्स करवाती हैं, तो मे बी उनको एलर्जी हो जाए, दाने निकल आएँ, उनको रैशेस पड़ जाएँ, क्योंकि उनकी स्किन यूज टू नहीं है इस चीज़ की। तो मैं आपको जो मेरा सजेशन है, सबसे मेन सजेशन वो ये है कि अगर आपकी शादी में आपको 5-6 महीने का टाइम मिला है तो आप अपनी बॉडी को यूज़ टू करें, फेशियल्स के लिए भी, सब अपनी वैक्सिंग के लिए भी, और मैनिक्योर पेडिक्योर्स भी आप मंथ में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर लें, ताकि आपके हाथ पाँव, आपका स्किन जो है, फेशियल ब्लीच मैं नहीं कहती कि आप हर मंथ लें, वो ज़रूरी नहीं है आपको फेस पे, वैसे तो रिकमेंडेड ही नहीं है, आजकल ब्लीच लोग रिकमेंड नहीं करते, बट कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जिनको फेशियल हेयर का प्रॉब्लम होता है और उनको फेस पे वैक्सिंग सूट नहीं करती है और मे बी वो लेज़र भी ना करा सकती हूँ, तो फिर उस सूरत में उनको ब्लीच करना पड़ जाता है, क्योंकि ब्लीच से एटलीस्ट थोड़े बाल कैमोफ्लेज हम कर सकते हैं, थोड़े उनको लाइटर टोन में कर देते हैं तो वो इतना फील नहीं होते हैं बाल। अदरवाइज़ आपको पता है जब बाल ज़्यादा हों तो वो बुरे लगते हैं। फेशियल हेयर पे तो आपको आइडिया है ही कि वैक्सिंग भी कराते हैं लोग, लेज़र भी कराते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं हेयर रिमूवल के। बट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप एक दिन पहले कराते हैं और उसी दिन पे वेट कर रहे हैं कि जी सारी सर्विसेज हमने उस दिन करने हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक तो आप इस चीज़ को, वैक्सिंग को, फेशियल्स को, मैनी पेडी को आप अपना रूटीन में करते रहें और घर पे भी केयर करें, क्योंकि जब आप बाज़ारों के चक्कर लगाते हैं, डस्ट, धूल, मिट्टी, और ऑब्वियसली आपकी नींद भी कई दफ़ा पूरी नहीं होती है, तो उससे फिर आपको कई दफ़ा ऐसा होता है, और बल्कि होता है लाजमी, कि शादी से हफ्ता पहले लड़कियों के चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, चाहे इतना अर्सा ठीक रहे, क्योंकि वो स्ट्रेस आउट भी हो चुकी होती हैं, इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रही होती हैं हर चीज़ का। तो उस स्ट्रेस की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर भी जब आप फेशियल मसाज लेते हैं, जब आप फेशियल कराते हैं, या आप मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, या मसाज हैंड्स एंड फीट मसाज लेते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है। आप हेड मसाज कराते हैं तो आपकी स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है, और स्ट्रेस रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है टू लुक हेल्दी एंड फिट। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको करना चाहिए। प्लस एक और इशू जो ब्राइड्स टू बी को फेस करना पड़ता है, अक्सर आँखों में पानी आता है, जो कि बीइंग मेकअप आर्टिस्ट मुझे ऑनेस्टली बहुत प्रॉब्लम होती है। जब गर्ल्स को फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही होती हैं तो उनको आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है, और वो इतना प्रॉब्लम होता है कि आप जो डिज़ायर्ड मेकअप लुक चाह रहे होते हैं वो आप नहीं ला पाते, बिकॉज वाटरी आइज़ हैं। अच्छा, वाटरी आइज़ का रीज़न एक तो एलर्जी है, प्लस ये कि कभी ना प्रोडक्ट यूज़ करना है, एंड प्लस कोई सेंसिटिविटी भी हो सकती है कि इनको आइज़ की। जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसका तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने वेडिंग डे पे कोई एलर्जी की टैबलेट या जो भी सेंसिटिविटी का इशू है आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं शादी से पहले। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप मेकअप कर रही हैं, तो उसका भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कुछ अर्सा जैसे काजल है या इस तरह की चीज़ें आप घर में या जैसे बाज़ार जा रहे हैं तो आप लगा लें, ताकि आपकी आइज़ थोड़ा उस चीज़ों की यूज़ टू हो, ना कि शादी वाले दिन। अब कई दफ़ा लड़कियों की आंखें भी नहीं खुल रही होती और बड़ा मसला होता है मेकअप करने में।
तो ये चीज़ें आपके लिए आपके भी फ़ायदे में है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पानी आपकी आइज़ में से आएगा तो मेकअप ठहरता नहीं है और मेकअप ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें आप थोड़ा ख्याल रखें ताकि आपके लिए शादी वाले दिन प्रॉब्लम ना हो। फिर एक लेंस है, लेंसेज अक्सर गर्ल्स फर्स्ट टाइम लगाती हैं, और जब फर्स्ट टाइम लगाती हैं तो उससे भी उनको इरिटेशन या इचिंग हो सकती है। तो वो भी थोड़ा सा आप उसके भी आप यूज़ टू हो जाएं ताकि आपको मेकअप करवाते हुए ये वाले प्रॉब्लम्स ना हो। प्लस आपकी स्किन जो है, स्किन का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो आपने अब अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है क्लाइंट्स, वैसे तो आजकल जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें ये इश्यूज़ होते नहीं हैं, बट स्टिल जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई स्किन है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो लाफ लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। कुछ की तो नेचुरली होती हैं, लेकिन लाफ लाइंस को नेचुरली आप ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उसको उस एरिया को आप मॉइस्चर करके जब आप शादी के दिन मेकअप करवाते हैं तो आपकी वो बेस बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ड्राई छोड़ेंगे तो मेकअप वाले दिन हम एक लिमिट तक उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इंटरनल ड्राइनेस है स्किन में या जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं स्किन के, वो हम कम्प्लीटली दूर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम अपर लेयर पे तो काम कर लेंगे, लेकिन इंटरनल हेल्थ के ऊपर आपको खुद ही काम करना है, और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो आपको कंटिन्यूटी में करना है और कुछ अर्सा करते रहना है ताकि आपका शादी वाले दिन आपको ये वाले प्रॉब्लम्स ना हो। तो आपकी स्किन जब हाइड्रेटेड होगी, आपकी स्किन जब फ्रेश होगी, तो बेस जब बनती है तो वो कभी भी क्रैक्स नहीं पड़ते और कभी भी आपकी फेस पे लाइंस नहीं पड़ती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बताने का ये बातें मतलब ये है कि सैलून्स पे या मेकअप आर्टिस्ट एक हद तक काम कर सकता है, लेकिन कुछ आपकी एंड पे भी होती है जो कि आपने अपने तौर पे करके आना होता है। तो इस चीज़ का जब आप ख्याल रखेंगे आप। अच्छा, एक और जो इशू होता है गर्ल्स को वो ये है कि आइज़ के इस एरिए पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। डार्क सर्कल्स पे तो हमने प्रोग्राम में किया ही है, आपने उम्मीद है देखा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि इस एरिए को बहुत ज़्यादा ड्राई छोड़ने से वो रिंकल्स पड़ जाते हैं बहुत कम एज में। तो फिर जब बेस बनती है तो रिंकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली मैं अगेन ये कहूँगी कि बीइंग मेकअप आर्टिस्ट हम इन चीज़ों को हैंडल ज़रूर करते हैं और शायद फील भी नहीं होता है, अक्सर ब्राइड्स का तो पता भी नहीं चलता उनके ये इश्यूज़ हैं, बट स्टिल अगर आप भी ख्याल करके आएंगे अपनी स्किन के ऊपर तो आपको एक किस्म का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बट अगेन ऐसी कोई चीज़ यूज़ ना करें, ऐसे टोटके मत यूज़ करें जो कि आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स हो या आपको प्रॉब्लम हो। जो हम रंग बिरंगे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो कई दफ़ा हमारे लिए फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो मेरा अपने पॉइंट ये समझना है, वो पॉइंट ये है कि आपकी स्किन को जो रेजीम सूट करती है बस आपने उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि आज इसने बता दिया एलोवेरा लगा लो, तो खैर एलोवेरा का कोई नुकसान नहीं है, बट ये है कि कोई अगर किसी ने बता दिया कि आप ये वाला टोटका यूज़ करें तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, तो ज़रूरी नहीं कि वो टोटका आपके ऊपर सूट करे। आप सिंपल एक जो क्लेंजिंग करके अपनी फेस को सोएं रात को, जो भी दिन में आप बाहर जाती हैं आप सन ब्लॉक लगाएं और अपने फेस को मॉइस्चर करें और फेस को बचाएं डर्ट से, धूल मिट्टी से, धूप से। मास्क ले कर, आजकल तो वैसे ही मास्क लोग पहनते हैं, मास्क से कवर कर लें और घर आके आप अच्छी से क्लेंजिंग करके मॉइस्चराइज़र लगा के फेस पे। और अगर गर्मियों का वेदर है तो आप कोशिश करें, रोज़ वाटर हर घर में होता है, फ्रिज में रख लें, उसको हल्का सा स्प्रे कर लिया करें। उससे ये कि एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है या जो भी ऑयल होता है वो भी कंट्रोल होता है। और अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स में आप जो है कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें या कोल्ड क्रीम लगाएं। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि रात में जब आप कोई ऐसी क्रीम या कुछ इस तरह से लगाते हैं तो वो भी उनको एक्ने या दाने हो सकते हैं। तो उसका हल ये है कि थोड़ा आप मॉइस्चराइज़ करें, तो एक्सेस जो ऑयल है आप अपने फेस से वो थ्रू वाइप्स या टिश्यू पेपर या कुछ भी ऐसी टूल है आपके घर में अवेलेबल, तो उससे आप उसको साफ कर लें ताकि एक्सेस ऑयल ना रहे आपके फेस पे और आपकी स्किन ओवरनाइट हाइड्रेटेड भी रहे। और स्किन मार्केट में बहुत सारी नाइट क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। तो मतलब ये है कि आप अपनी स्किन को देखें कि क्या चीज़ उसको ज़रूरत है और थोड़ा अवेयरनेस रखें अपनी स्किन के हवाले से, तो फिर आपको डेफिनेटली कोई इशू नहीं होगा। तो गर्ल्स, हम कमिंग प्रोग्राम्स में आपको बताएंगे कि आपको जोड़ा ख़रीदते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना है, ज्वेलरी ख़रीदते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना है, स्किन और ये रूटीन तो आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसा पहले आप फॉलो करना शुरू कर दें। तो बाकी भी हम कुछ आपको टिप्स देंगे, तो आई होप कि आपको हेल्प होगी अपनी शादी की शॉपिंग में और अपनी शादी की तैयारियों में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आते हैं नए टॉपिक के साथ और आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड भी देंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। मेरे सवाल को ही आगे बढ़ाया था नजम ने, सोवियत यूनियन की बात की थी, तो उसी की तरफ दोबारा आते हैं।
तो ये वहाँ पे जो इनकलाबी वहाँ पे भी बन के आप चले गए, तो जी। ये यहीं का थोड़ा सा पार्ट था जो वहाँ चला हाँ गया? बिल्कुल यही पार्ट था ना, क्योंकि मैं बचपन में एक बड़ा इनकलाबी होता था और बल्कि एक पक्का सुर्खा होता था। अच्छा। अब मैं मजाक से कहता हूँ कि अब मैं सुर्खा नहीं रहा, अब मैं गुलाबी हो चुका हूँ। गुलाबी हो तो ये कि मैं 17 साल की उम्र में चला गया सोवियत यूनियन, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वहाँ पे जो उन्होंने एक निज़ाम कायम किया है सोशलिज्म का, वो हमें पूरी दुनिया में कायम करना है और वो इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि यार ये उस तरह तो नहीं है जिस तरह हमने सोचा हुआ था। मैं यही इधर कहना चाह भी- रही थी कि जो इनकलाबी होते हैं वो बहुत जल्दी डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि ये तो वो नहीं है मतलब जो सोचा था। सच्चे इनकलाबी हाँ। होते हैं वो फिर डिसहार्ट होते हैं, क्योंकि एक यूटोपिया दुनिया में नहीं आता। दुनिया में हमेशा दिल टूटता है, लेकिन ये एक बड़ी ज़रूरी बात होती है। मतलब अगर आप उसमें मायूसी से अगर आप निकल आते हैं तो फिर आप ज़्यादा एक कुव्वत के साथ निकलते हैं, और यही एवोल्यूशन है, यही इर्तिका है। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि भाई उधर भी इंसान का इस्तेसाल कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो वहाँ पे कोई सरमायादार या जागीरदार ऊपर नहीं बैठे, वहाँ पे खुद कम्युनिस्ट पार्टी वाले ऊपर बैठ के दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे अच्छा, हैं। दिल टूटने की आपने बात की, दिल टूटने की वजह से ही मौसीकी में आए हैं, क्योंकि कहा जाता है सिंगर्स के अक्सर दिल टूटते हैं तो वो नहीं, यहाँ आ दिल जाते टूटने की वजह से म्यूजिक में तो मैं नहीं आया, म्यूजिक तो पहले से चल रहा था। दिल टूटने की वजह से मैं सूफी पोएट्री में मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू की, क्योंकि वो जो मेरा जो अकीदा था हाँ। सोशलिज्म वाला, अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कार्ल मार्क्स से सीखनी चाहिए हम, लेकिन अब कोई मार्क्सिज्म के मैं हक में नहीं हूँ। ये सिज्म वाली थीरी जो है सिज्म ना, वाली कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। मार्क्स को खुद नहीं पता था कि आज की दुनिया में इस तरह हम रहेंगे जहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं एक मुल्क से ज़्यादा ताकतवर हो ताकतवर हो जाएंगी। वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसकी थियरी हर चीज़ पे लागू करना मैं समझता हूँ उसके साथ खुद ज्यादती है। लेकिन तो वो जब मेरा अकीदा जो था उस पर, मेरा तो अकीदा था, मेरे लिए तो वो एक आइडियोलॉजी थी, उस पर जब दरारें पड़नी शुरू हुई तो वो दरारें बड़ी अच्छी होती है ना, क्योंकि रोशनी भी वहीं से फिर आनी शुरू होती है। क्या बात है। और उस वक्त फिर मैंने पहली दफ़ा दुनिया भर के मज़ाहिब को पढ़ना शुरू किया, जो कि पहले मुझे दिलचस्पी नहीं थी। ज़िया के पाकिस्तान में मैं बड़ा पला, मुझे तो एक चिढ़ थी। हाँ। बाद में मैंने देखा कि नहीं यार, ये तो एक कल्चर का हिस्सा है, ये सिर्फ मौलवी, पादरी, रैबाए, पंडितों और गालिबन का आपकी नहीं। स्टडी भी इंडोलॉजी एंड फिलॉसफी की थी। फिलॉसफी और इंडोलॉजी में पढ़ता भी था। तो फिर जब मैंने एज ए कल्चर मज़ाहिब को पढ़ना शुरू किया और फिर सूफीज़म के बारे में पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने कहा कि यार सूफीज़म के बारे में तो अब बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये हमारे खित्ते में तो खुद सूफी हैं जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इनको पढ़ो। बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, बाबा फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद, सच्चल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, रहमान बाबा, और हमारे जितने यहाँ पर कल्चर हैं, पश्तो, पंजाबी, बिल्कुल। सिंधी, बलूची, सब जुबानों में हमारे सूफी शौरा ने लिखा है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एक सोलफुल परफॉर्मेंस है, जब हम सुनते हैं, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं और सूफी म्यूजिक पढ़ने की एक क्या फील होती है? देखिए, मेरा ख्याल में कि दोबारा मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा मिस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जो भी एक अच्छी शायरी होगी और जो आपके दिल को लगेगी, और अगर आप उसको अब्जॉर्ब करके, उसको समझ के अगर आप परफॉर्म करेंगे, चाहे उसको रिसाइट करते हैं या उसको तर्ज में उसको गाते हैं, तो मेरा ख्याल में उसका असर होगा। जब आर्टिस्ट जो है, जब परफॉर्मर जो है इस तरीके से उसको गा रहा होता है या पढ़ रहा होता है जैसे कि वो खुद ये बात उसके दिल से निकल रही है, खुद ये कहना चाह रहा है, खुद इसको समझ के कह रहा है, तो फिर जो है उसको ऑन करते हुए ना, तो फिर असर तो होता है। अच्छा, समझ के गाना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी। सारे लोग जो हैं वो गा तो देते हैं, लेकिन बिल्कुल उनको ऐसा। खुद भी शायद समझ में नहीं आ रही बिल्कुल होती कि क्या कह रहे हैं। मेरे नज़दीक समझ के गाने में मतलब वही गाना है। यानी कि बहुत सारे म्यूजिशंस ऐसे हैं जो कि बड़े सुरीले होते हैं, लेकिन वो उस शायरी को नहीं समझते, वो इमैच्योर होते हैं, उन्हें दुनिया अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती, अभी तक उनके दिल चूर चूर नहीं टूटे नहीं होते, और वो टूटने से ही आप सीखते हैं ना, उसी के अंदर से वो सोल आती है, वो सोज आता है आपके अंदर, और वो बहुत सुरीला गाते हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। I would rather listen to someone who is maybe slightly बेसुरा, हाँ। लेकिन जो कि समझ के गा, मुझे हमेशा उसके गाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या बात है। तो अरीब भाई, मुझे ये बताएं, इतने आपने ये सूफी शौरा को पढ़ा, इनका मैसेज क्या है, ये क्या डिलीवर करना चाहा?
कहते क्या? वाह, आज ये आपने क्या एक सवाल कर दिया, इसमें तो सदियां किताबें लिखी गई। बहरहाल मेरा ख्याल में और ये मेरा ज़ाती ख्याल है, अगर इस पे कोई किसी और के ज़ाहिर है कोई और सोच रखता हो तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि तसव्वुफ़ का जो बुनियादी नुक्ता है वो है वहदतुल वजूद का, जिसको हम कहते हैं द यूनिटी ऑफ बीइंग, ऑफ ऑल बीइंग, कि ये हर पूरी कायनात जो है वो एक वजूद है इसका, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिसका हम अक्स हैं और वो हमारा अक्स है। और मेरा ख्याल में कि तमाम दुनिया के मज़ाहिब जो हैं वो आपको इसी नुक्ते की तरफ ले जाते वो आप कहते हैं ना कि आपने जो अक्स की बात की है, हाँ, तो इसको अगर हम इस तरह देख लें कि खुदा ने अपने हर मखलूक में, हर शख्स में एक अपनी सिफ्त रखी है। किसी को मेहरबान बनाया, किसी को रहीम बनाया, किसी को सखी बनाया, किसी को गनी बनाया। तो ये वो अक्स है क्या? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। वो बुल्ले शाह कहते हैं ना हर कि वो अपना बल्कि मैं वो पूरा ही आपको थोड़ा सुना देता हूँ क्योंकि है बड़ा खूबसूरत। मैं चाहूँगा कि हुस्न हकीकी। अच्छा चलें वो उस पर भी आते हैं। ये बुल्ले शाह का है ना वो कि झूठ आँखां कुछ बचता है, कि झूठ बोला तो कुछ रह जाता है, सच आँखां भांबड़ मचता है, आग भड़कती है, दोनों गल्लां तो जी जचदा है, कि दोनों बातों से जी घबराता है, जज जज के जीभां कहंदी है, जबान बोलती है, मुंह आई बात ना रहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है, जिस पाया भेद कलंदर दा राख हो जिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है। लेकिन जो मैं जो आपको सुनाना चाह रहा था कि हर विच सूरत रबदी है, किते जाहिर किते छुप बहंदी है। तो और फिर ये कि ना पढ़ पढ़ इल्म किताबां दा तू नाम रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवारां तू नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया तू नाम रख लिया हाजी, बुल्ला तू की हासिल कीता जे यार ना रखिया राजी। तो ये जो यार वाला कॉन्सेप्ट है ना तसव्वुफ में, जो कि खुदा का भी है, जो कि अपने महबूब का भी है, और ये जो हकीकी और मजाजी है। असल में ये दुई नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मजाज में ना मतलब हकीकत मजाज के बगैर और मजाज हकीकत के बगैर नहीं है। अच्छा, ऑडियंस भी हमारे चाह रहे हैं कि आप कुछ गा दें। अच्छा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि हुस्न हकीकी हुस्न हकीकी गिटार पे वैसे मजा आता है, लेकिन चलें और वो है भी फिर बहुत लंबा, मुझे पता नहीं होगा कहाँ। चलें जो आप फिर ठीक है, एक बुल्ले शाह का ही फिर एक और आप बिल्कुल सुनाएं प्लीज। मक्के गया गल मुकदी नाई, ओ मक्के गया गल मुकदी नाई, पावे 100 जुम्मे पढ़ आइए, गंगा गया गल मुकदी नाई, ओ गंगा गया गल मुकदी नाई, पावे 100 गोते खाइए, भुल्ले शाह गल तैयूं मुकदी, जे मैनू मनो गवाइए, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जाजा अंदर मंदर मसीता, कदी मन अपने विच बड़िया ही नहीं, भुल्ले शाह आसमानी उड़दी फड़दा, ते जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर थर के, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर थर के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया, लेना की चिल्लियां विच वड़ के, तस्बी फिरी
पर दिल ना फिरया लेना की तस्बीहत फड़ के भुल्लिया जाग बिना दुध नहीं जमदा ते पावे लाल होवे कड़ कड़ के। क्या बात है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से हम दोनों जो है ना बिल्कुल खामोश हो गए, कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। लेकिन हम चलते हैं अपने सेगमेंट पे और जल्दी से फिर वापस आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शेहान आकाश और आप देख रहे हैं डोंट बिकम अ विक्टिम फाइट बैक सेल्फ डिफेंस सीरीज। जिस तरह से हमने सेल्फ डिफेंस के ऊपर काम किया, जिस तरह से आपके कहने पे हमने किक्स और पंच सीखने की कोशिश की और मार्शल आर्ट को भी इंक्लूड किया अपने सेल्फ डिफेंस सीरीज़ के अंदर, कुछ हमारे दोस्त जो कि हमसे ये पूछ रहे थे कि जी हमें ये बताइए कि जिम्नास्टिक जो है, आपने मार्शल आर्ट और कराटे के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जिम्नास्टिक जो है इसका क्या चक्कर है और ये कैसे होती है और क्या वो घर में बैठकर सीखी जा सकती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिम्नास्टिक जो है एक बहुत ख़तरनाक खेल है। अगर आपने प्रॉपर किसी इंस्ट्रक्टर से नहीं सीखा या प्रॉपर किसी की सुपरविजन में नहीं किया, तो आप बैक फ्लिप या फ्रंट फ्लिप करने की जब कोशिश करते हैं तो करते हुए अगर आपकी प्रॉपर लाइनिंग ना हो सके, आपके प्रॉपर पाँव अपनी जगह पर ना आए, आपका हेड नीचे लग जाए फ्लोर के ऊपर, तो आपकी गर्दन टूट जाएगी, आपकी डेथ हो सकती है। और अगर आप कमर के बल गिर जाएं तो आपकी कमर टूट सकती है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि आपको जिम्नास्टिक सीखने के लिए प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत है। हमने आज का ये सेगमेंट जो रखा है, इसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता दी जाएं कि अगर आप क्लब नहीं भी जाते हैं तो प्रॉपर आप उनकी प्रैक्टिस करते हुए स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप उसके ऊपर शिफ्ट करें और फिर आपका जो ड्रीम है फ्रंट फ्लिप या बैक फ्लिप का, वो आप पूरा कर सकें। तो मैंने अपने साथ मधु किया है अपने दोस्त मुदस्सिर को। मुदस्सिर, कैसे हैं आप? जी, आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। प्रोफेशनली जिम्नास्टिक मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो नाजरीन हैं उनको आप ये बताएं। जी देखिए आकाश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने शो पे हमें इनवाइट किया। और जैसे कि आकाश भाई ने आप लोगों को बताया कि जिम्नास्टिक जो है वो मार्शल आर्ट से एक अलग टॉपिक है। और जिम्नास्टिक का जो बेसिक है या फिर बेसिक जो हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें शुरुआत जो हो बेसिक से ही करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे इसको समझते हैं कि बैक फ्लिप या बैक समरसाट या फ्रंट समरसाट वो सीख कर तो मैं बहुत बड़ा जिम्नास्ट बन गया हूँ, उसको जिम्नास्टिक नहीं कहता। अगर आपने जिम्नास्टिक सीखना है तो आपको बेसिक आना चाहिए। और बेसिक जैसे आकाश भाई ने पहले बताया, आप लोग को आगाह कर दिया कि अगर आपकी बेसिक अच्छी हो, बेसिक आपके स्ट्रांग हो, तो आप लाइफ में आगे चैम्पियन बन सकते हैं। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह हम आपको बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे, जिस पे आप लोग घर में भी बैठ कर आप लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे, आप लोग जो है उसको कंटिन्यू रख सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, क्या आप डेमो करवा के दिखा रहे हैं? देखिए आकाश भाई, सबसे पहले हमने जो जिम्नास्टिक का जो बिल्कुल बेसिक है वो हमने स्टार्ट लेना है फ्रंट रोल से। ओके, हम फ्रंट रोल करेंगे। फ्रंट रोल में ये है कि फ्रंट रोल का जो बेसिक है वो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यही टाइम फ्रंट रोल अगर वो आपके क्लियर हो गए तो उसके बाद फिर डाइव रोल आते हैं जो प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा फ्रंट समरसाट आते हैं, फिर उसके बाद फिर हम बैक फ्लिप पे आते हैं या फिर हैंड स्प्रिंग या कार्टव्हील वगैरह फिर उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट रोल का बेसिक आपको दिखाना है प्रैक्टिकली कि फ्रंट रोल का बेसिक कैसे की जाती है और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है और क्या चीज़ हमें चाहिए। तो हमें डेमो करके कौन दिखा रहे हैं? कामरान जी, कामरान हमें डेमो करके कामरान, चलें जी कामरान, अपनी पोजीशन आप ले लें। सबसे पहले फ्रंट रोल का जो बेसिक है वो बताना है। और एक चीज़ ये मैं बताऊँ कि फ्रंट रोल के लिए आपका जो शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप और आपके कलाई जो है ये आपके मजबूत होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जब फ्रंट रोल बेसिक पे हम जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट मारना शुरू कर देते हैं, सर लगाकर, सर हिट लगाकर वो जाके फ्रंट रोल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, नेक में आपको पेन हो सकते हैं, कमर में आपको पेन हो सकते हैं। तो जो तरीका बताएंगे आप लोगों ने उसको गौर से देखना है और उसको पिक करना है, ताकि नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ होगा या नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी करेंगे ताकि उसमें हमें पता हो कि हमें फ्रंट रोल कंप्लीट है, उसके बाद जाके हम डाइव रोल या फिर बैक समरसाट, फ्रंट समरसाट के ऊपर आएंगे। जी कमर, यस, देखिए वंस अगेन। ओके, यस। अब ये दोबारा आप लोग को फ्रंट रोल देखिए। फ्रंट रोल के बताने का मकसद ये है कि ये जब हम इस तरीके से सिंगल में बैठते हैं तो हमने सर को हेड बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हेड लगा लेते हैं। आप हेड लगा के करो ज़रा, ये सर के जोर पे करते हैं। यस, सर के जोर पे करते हैं, जो नेक में भी प्रॉब्लम्स और कमर बैक बाउंड में भी मसला आ सकते हैं। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। खड़े हो जाओ, अब खड़े होकर आपने फ्रंट रोल करना है। सबसे पहले बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, नीज आपके बिल्कुल सीधे होंगे। यहाँ से हमने सर को अंदर की तरफ खींचते हैं, ये ओके, ये हम फ्रंट रोल करेंगे। ठीक है, जब फ्रंट रोल हमारे कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है कि मैं फ्रंट रोल बिल्कुल बेसिक के साथ कर सकता हूँ, बैलेंस के साथ कर सकता हूँ, तो उसके बाद हम डाइव रोल के ऊपर आएंगे। जो सेम यही चीज़ है
पर उसमें हल्की से हमने लेग्स क्लोज कर देना, जो उसके बाद वे फ्रंट समरसाट आते हैं प्रोफेशनल, मतलब लेवल 1 पे फिर हम अगर आना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास डाइव रोल होना ज़रूरी है। उसके बाद हम डाइव रोल करेंगे, डाइव रोल के बाद फिर हम फ्रंट समरसाट पे जाएंगे। जी कमरान, अब ये फ्रंट रोल जो हो गया, उसके बाद डाइव रोल का बेसिक आपको बता रहे हैं, पर ये उस टाइम आप करेंगे जब आप फ्रंट समरसाट कंप्लीट कर चुके हो। अच्छा, मैं चाहूँगा मुदस्सिर कि डाइव रोल पे जाने से पहले फ्रंट ये जो रोल हमने किया ये दोबारा से किया जाए ताकि व्यूअर्स को प्रॉपर उसकी टेक्निक जो है वो पता चलनी चाहिए। यस, आप कामरान नीचे आएंगे। ओके, अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि उन्होंने हाथ अपने जो हैं ज़मीन पर रखें, आप वापस जाएंगे, आप स्लो में इसको करेंगे, ठीक है जी। सिर्फ आपने हाथ लगाने नीचे जी, आप ये पोजीशन देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ हाथ नीचे लगाए और नीज जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। इसके बाद हेड को वो अंदर लेके जा रहे हैं और अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंक रहे हैं और उसके बाद खड़े हो रहे हैं। अच्छा, खड़े होते हुए कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि वो साइड पर सहारा ले लेते हैं, ऐसे ही वो साइड पर सहारा ले लेते हैं, वो आपने नहीं लेना है, अपनी बॉडी की फोर्स से करना है जी। नेक्स्ट स्टेप, अभी इसके बाद जो आएंगे, इसके बाद डाइव रोल आता है, ठीक है। अब डाइव रोल का सेम यही फ्रंट रोल है, पर उसमें हल्का सा हमने लॉन्ग, एक हाई डाइव रोल होता है, एक लॉन्ग डाइव रोल होता है। हाई डाइव रोल हम फ्रंट समरसाट के लिए करते हैं, और जो लॉन्ग डाइव रोल है उसमें हमें बेसिक करनी होती है ताकि हमारी मूवमेंट अच्छी आ जाए, हमारे बाइसेप, ट्राइसेप और कमर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद जाके हम हाई डाइव रोल पे जाएंगे। जी जी कमरान। यस, ये डायरेक्ट किए, आप लोगों ने डायरेक्ट कभी भी इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करना। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि हमने जब डाइव रोल लेना है तो डाइव रोल के लिए सेम जिस तरह हम फ्रंट रोल कर लेते हैं, तो फ्रंट रोल के बाद अगर मैं बैठ के कर रहा हूँ, ये मेरा बेसिक है, तो मेरे पास एक एरिया होना चाहिए कि मैंने 1 फीट 2 फीट 3 फीट के अंदर मैंने डाइव रोल लेना है, तो मुझे अपने कलाई को मजबूत रखना है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट मैंने ये मेरा बेसिक है, ये मेरा स्टे लेना है। वापस देखिए, ये पोजीशन, ये मैं स्टे लूँगा वापस, उसके बाद फिर मैं बॉडी को घुमाऊंगा आगे की तरफ। अब देखिए राइट, ये मेरा डाइव लेना है, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल स्लो करके हमने डाइव लेना है। स्मूथली है। और इसके अंदर गलती आपकी क्या हो सकती है कि जब आप आगे जा रहे हैं, मुदस्सिर मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा फिर करें, इसके अंदर गलती ये हो सकती है कि जो आप घर में खुद प्रैक्टिस करेंगे, मुदस्सिर एक दफ़ा फिर परफॉर्म कीजिएगा, ये जब आगे जा रहे हैं तो उनकी नेक का, इसके अंदर जिम्नास्टिक के अंदर अपनी नेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर आप ये नेक सीधी मार देंगे तो आपकी गर्दन टूट जाएगी, ठीक है। वो सबसे पहले फोकस किस पे कर रहे हैं जी, मुदस्सिर दोबारा कीजिएगा। डाइव रोल में जैसे कि आकाश भाई ने बताया कि क्या नाम है, हम अक्सर हमारे नेक जो है या फिर हमारे जो नीज है वो डायरेक्ट मुंह के साथ भी टच हो सकता है और नेक भी गलत। तो आप लोगों ने हर गेज ये जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं एक दफ़ा आप लोग को, जो नॉर्मल लोग जिस तरीके से घरों में करते हैं या फिर मैट्स के ऊपर करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ये गलत होता है। इस तरह ये करते हैं, ये आवाज़ आप लोगों ने सुन ली होगी कि कमर के बिल जाकर हम बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, और यही चीज़ सबसे ख़तरनाक है। हमने अगर डाइव रोल लेना है तो डाइव रोल के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी खिलाई में पावर होना चाहिए, आपका बेसिक बैलेंस अच्छे होना चाहिए। यहाँ से हम आगे ये, उसके बाद बॉडी को बिल्कुल स्लो घुमाना है, स्लो घुमाकर हम अपने बैलेंस को रोक सकते हैं। ओके, और इसके अंदर कमर आपकी मदद से, जो इसकी बेसिक चीज़ है कि जब आप फ्रंट रोल करते हैं या मिनी रोल करते हैं जिसे हम कहते हैं, जब आप रोल करते हैं तो आपकी कमर जो है वो बिल्कुल बेंड हो रही है। उसको किस तरह से हो रही है कि टायर वाली पोजीशन में वो आती है। जब टायर वाली पोजीशन में आती है तो वो रोल करके जैसे टायर चलता है वैसे वो चल के आगे जाती है। तो क्या होता है कि अगर आप टायर वाली पोजीशन में नहीं होंगे, यूं करके मारेंगे तो वो कमर आपकी ज़मीन पर ऐसे लगेगी। आप इसको जितना स्मूथली करेंगे, जैसे हमने ननचक का भी एक सेशन किया था, तो आप इसको जितना स्मूथली चलाते हैं उतना आसानी से ये चीज़ होती है। तो इसी तरह से इसको जितना अपनी बॉडी को लाइट रख के खेलेंगे तो आप हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। मुदस्सिर, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगली बेसिक? अगर हम इसके बाद बेसिक फ्रंट रोल हो गया, फिर डाइव रोल हो गया, तो यही चीज़ जब हमारी कंप्लीट होती है तो उसके बाद फिर हम फ्रंट समरसाट पे आते हैं। अब फ्रंट समरसाट का बेसिक, सबसे पहले तो आपके पास मैट्स होना ज़रूरी है, कोई भी मैट्रेस हो, फोम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हम लाइटली कर सके। अब ये लॉन्ग था, उसके बाद हमने हाइट उठाना है, सेम यही चीज़ है। इसमें हमने डाइव रोल में हमने हाइट उठाना है, और हाइट में कैसे कि मैं अगर जस्ट मतलब कि कंटिन्यू में कर रहा हूँ, फ्रंट रोल के साथ मैं डाइव रोल उठाना चाहूँ, तो वो मुझे जब भी मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाए, कमर मेरा मजबूत हो, मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मैंने हाइट आहिस्ता आहिस्ता हाइट ऊपर की तरफ लेना है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मैंने फ्रंट रोल की, अब यहाँ से मैंने डाइव लेना है, ये ओके, ये स्टेप 2 हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, डाइव उसके साथ हम लेंगे और डाइव हम क्लोज लेंगे। डाइव में हमने हाइट ऊपर की तरफ उठाना है। जब हम हाइट ऊपर उठाएंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने लेग्स को बेंड कर देना है। लेग्स बेंड करके उसके बाद फिर हम फ्रंट समरसाट के ऊपर आएंगे। ओके, अच्छा, इसके लिए मुदस्सिर कुछ एक्सरसाइज या कुछ चीज़ आप प्रेफर करना चाहोगे
कि उसकी घर में प्रैक्टिस की जाए, प्लीज़ यहाँ आइएगा, जिसके अंदर जो है बच्चे घर में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जिमनास्टिक जो है वो सारा खेल है आपके शोल्डर्स का और आपके बाजू का और जैसे आपने बताया कलाई का। तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो जिमनास्टिक के अंदर डेली बेसिस पे क्लब के अंदर होती हैं और वो करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं करेंगे तो वो अपनी कलाई, अपने बाजू, अपने शोल्डर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि अगले सेगमेंट के अंदर हम जो है फ्रंट फ्लिप पे आए और यकीनन सब जो है फ्रंट फ्लिप सीखना चाहते हैं और उसका बेसब्री से सब इंतज़ार भी करेंगे। तो आप एक्सरसाइजेज मुझे बता दीजिए ताकि हम अपने नाजरीन को जो है वो एक्सरसाइज बताएं उसके लिए। जिमनास्टिक के लिए फ्रंट समरसॉट हो, बैक समरसॉट हो, बैक फ्लिप हो, इसके लिए आपके बेली जो है ये हार्ड होना चाहिए, पेट आपका हार्ड होना चाहिए। पेट की एक्सरसाइजिंग है, जिस तरह लेट के हम पेट की एक्सरसाइजिंग करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। कमर आपकी अच्छी होगी, कमर में लचक होगा, पावर होगा, तो आप फ्रंट समरसॉट, बैक फ्लिप आप इजीली कर सकते हैं। ओके जी, मुदस्सिर बहुत शुक्रिया, और आपने ये बातें सुनी और हमारी ये कोशिश रही इस चीज़ के अंदर कि हमने जहाँ आपको ये सिखाने की कोशिश की वहाँ पे हमने आपको भरपूर डराने की भी कोशिश की। आपने इस चीज़ से ज़रूर डरना है, आपने ऐसे नहीं कर लेना कि जी बस मैंने ये देख लिया तो मैं कर लूँ। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आज के सेगमेंट के अंदर, इसकी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रिहर्सल करेंगे, आप उतने फ्लेक्सिबल होंगे। जितने फ्लेक्सिबल होंगे तो नेक्स्ट जो लेवल है उसके ऊपर आप जा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने देखा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट हम जब आपके सामने हाजिर होंगे तो आप फ्लेक्सिबल हो चुके होंगे और आपका जो ड्रीम था, जो आप चाहते हैं कि हम हवा में यूँ उड़ना शुरू कर दें और हम उसकी तरफ जाएंगे, और वो सेगमेंट भी हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से आपको एक और सुबह में वेलकम कहते हैं। अरीब अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। अरीब भाई, जिस तरीके की आपकी माशाल्लाह से अभी परफॉर्मेंस थी, बहुत शुक्रिया इसको परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं, और आयरिश बैंड आपका था, हाँ ठीक है, और ये एक सूफ़ी म्यूज़िक, फिर उस वक्त आप जो परफॉर्म करते थे, मैं चाहूँगा कि आपका बैंड था शैमरॉक रोवर्स के नाम से, ठीक है, उसकी कुछ यादें। हाँ, मैं उस वक्त क्रोएशिया में था, मैं पढ़ाई करने गया था और फिर पढ़ाई शढ़ाई तो की जितनी की, लेकिन फिर मैं वहाँ पे फिर म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया और 13 साल मैंने क्रोएशिया में गुजारे। वो वो भी मैं बिल्कुल वहाँ पे भी उसी तरह महसूस करता हूँ जिस तरह पाकिस्तान में, वो भी अपना घर ही मुझे लगता है। तो वहाँ पे जो काफ़ी सारे म्यूजिशंस के साथ उधर मुख्तलिफ बैंड्स बनाने की हमने कोशिश की, तो वो एक जो हमारा बड़ा कामयाब था वो एक आयरिश बैंड था, शैमरॉक रोवर्स। तो वो मैं हुआ ऐसा कि वो एक डबलिनर्स एक बैंड होता था, अभी भी हैं उसमें, अब सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं उसमें, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, मोटे मोटे, वो कोई हारमोनिका बजा रहा है, कोई वो उनकी वो टिन विसल उसको कहते हैं, फ्लूट। और वो उनका एक कॉन्सर्ट हुआ जाग्रेब में जहाँ पे मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का, और वो मुझे ऐसा दिल को लगा उनका म्यूज़िक। आयरिश म्यूज़िक जो है ना वो भी बड़ा पक्का फोक होता है, फोक म्यूज़िक, और उसमें भी एक दास्तान गोई का एक पहलू होता है कि आप बड़ी एक, बताते रहते हाँ, उसमें बड़ी कहानियाँ उसको लेके चलते हैं, बहुत मज़ेदार, और उसमें बहुत एक ह्यूमर भी होता है, और उसमें एक वो इनकलाबी एलिमेंट भी होता है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने आयरिश के साथ बड़ी ज़्यादती की हुई है तारीख़ में, और वो बहुत सारे गाने उनके उस सफरिंग से निकले हैं, उस जद्दोजहद से निकले हैं। तो मुझे वो इतने अच्छे लगे, मैंने उनका कैसेट ख़रीद लिया, उस वक्त तो कैसेट ही होते थे डबलिनर्स का, और उससे मैंने कुछ गाने बजाने शुरू कर दिए। फिर मुझे इत्तेफाक से एक और क्रोएशियन मिल गया, उसको भी अच्छे लगते थे, वो बैंजो बजाता था, हमने कहा चलो हम मिलके बजाते हैं। फिर हमें कोई एक दो और लड़कियां मिल गई जिनको शौक़ था इस तरह का म्यूज़िक बजाने से, हमने पहला फिर बैंड अपना मुंतखब किया, और फिर इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हो गई काफ़ी सारे आयरलैंड से म्यूजिशियन से जो कि क्रोएशिया से गुजर रहे थे, और उनके साथ फिर मुझे मौका मिला कि मैं कोई महीना गुजारूं, और हम साथ वो एक स्प्लिट एक शहर है क्रोएशियन एड्रियाटिक सी पे, बहुत खूबसूरत जगह, वहाँ पे उनके साथ एक घर में हम रहते थे, कोई एक महीना गुजारा, और 24 घंटे उस घर में म्यूज़िक होता था, और उसमें हम सारे म्यूजिशियंस थे, और शाम को हम चले जाते थे बाहर सड़क पे, और सड़क पे फिर हम बजाना शुरू कर देते थे, वहाँ पे लोग पैसे फेंकते थे, उससे हम अपना खाना पीना करते थे। अच्छा, फिर आपने वापस आके ये वक्त भी इंजॉय किया? हाँ, मैंने सड़कों पे मैंने काफ़ी बजाया, बस्किंग जिसको कहते हैं, क्रोएशिया में भी, जर्मनी में भी, ऑस्ट्रिया में भी,
हाँ। क्या बात अच्छा, कोई ऐसे कोई किस्सा जो आपको बड़ा याद रहा हो हमेशा कि मेरे साथ फलां वक्त गाते हुए ये हुआ था? चलें, अभी बस्किंग से वैसे तो अनगिनत किस्से हैं, लेकिन ये कि अभी वो बस्किंग कहते हैं ना, सड़क पे जब बजाते हैं आप और पैसे जमा करते हैं, तो मैं इस तरह बस्किंग कर रहा था जर्मनी में, बॉन शहर में। और जब आप सड़क पे बजा रहे होते हैं ना, तो जितने भी सड़क पे जो लोग होते हैं उन सब से आपकी वाकफियत हो जाती है। जो वहाँ पे कोई ठेले वाले होते हैं, कोई कुछ बेच रहे होते हैं, कोई अगर कोई भिखारी होता है, उधर तो खैर भिखारी कम ही होते हैं। तो वहाँ पे बहरहाल एक था, एक बिल्कुल मलंग, एक दरवेश आदमी टाइप, वो जो है वो अपने आप से बातें करता रहता था और वो अपनी साइकिल चलाता था और साइकिल पे उसने तरह तरह की चीज़ें टांगी होती थी और वो साइकिल वो इस तरह चलता था। उससे भी मेरी सलाम दुआ हो गई। मैं सड़क पे बैठा था, एक दफ़ा मैं गाना गा रहा था और मैं अक्सर आंखें बंद करके, मैं जब मज़ा आ रहा होता है मुझे तो मैं आंखें बंद की हुई थी और मैंने गाना ख़त्म किया और मैंने देखा कि मेरे सामने जो रेड इंडियंस नहीं होते वो अमेरिका के, एक रेड इंडियन खड़ा हुआ है जर्मनी में, लंबे बाल उसके, खूबसूरत अपना उसने लिबास पहना हुआ है। मैं देख रहा हूँ, मैं कहा ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा उसके साथ कोई जर्मन खड़ा हुआ है। पता चला वो कोई अमेरिका से किसी कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था जहाँ पे वो नेटिव लोगों की कोई कॉन्फ्रेंस थी। उसने कहा कि तुम्हारे गाना का मुझे बहुत मज़ा आया, ये मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहता हूँ। और उसने निकाल के एक इतना खूबसूरत, इतना बड़ा कोई सिक्का टाइप कोई चीज़ दी जो कि रेड इंडियंस का था, नेटिव अमेरिकन, बहुत खूबसूरत। वो उसने जो है वो मेरे बक्से में सामने डाल, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। मुझे बड़ा मजा आया। वो निकल गए, मैंने अगला गाना शुरू किया। इतनी देर में वो जर्मन बाबा आया मेरे पास साइकिल लेके, मैंने कहा यार, मैंने कहा यार चलो ले जाओ। उसने फौरन अपनी साइकिल पे टांगा, वो निकल गया। क्या बात है। इस तरह के छोटे छोटे बड़े किस्से होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं कि हाँ, याद रह जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं अरी भाई, आप पहले क्रोशिया, फिर पाकिस्तान आए, फिर आपने इंग्लैंड में जाके, ठीक है, गालिबन मार्टिन सिम्पसन्स के साथ भी काम किया, ठीक है, देन आपका जाने का इत्तेफाक हुआ अमेरिका भी। तो क्या डिफरेंस पाया इन सारी जगहों? थैंक यू, आपने होमवर्क अपना अच्छा खासा आपने रिसर्च किया। देखें, डिफरेंस तो मतलब हर मुल्क का एक अपना एक मज़ा होता है, एक अपना एक रंग होता है अपना। तो ये कि अमेरिका जब मैं पहली दफ़ा गया था 2012 में, थैंक यू, और वो एक सेंटर स्टेज एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत वो मेरे ग्रुप की वहाँ पे कोई 1 महीना परफॉर्मेंसेस थी। उसमें सेंटर स्टेज के बाद वो कोई 3 साल चला पाकिस्तानी बैंड्स के साथ। सबसे पहले जो उसमें जो बैंड थे वो हम थे और नूरी थे। तो नूरी का अपना टूर था, हमारा अपना टूर था। तो वो पहली दफ़ा मुझे मौका मिला कि अमेरिका के काफ़ी शहरों में मैं घूमूं। उससे पहले अमेरिका जाने का मेरा इत्तेफाक भी नहीं हुआ, शौक भी मुझे कोई ख़ास नहीं था। जाके मैंने देखा कि यार अमेरिका एक बहुत वसी जगह है और तरह और हर किस्म की सोच, हर किस्म के लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो हम जिस तरह यहाँ पे अमेरिका के बारे में एक ख्याल जो मैंने भी एक सर में सवारा था ना कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, वो असल में अमेरिका बहुत बड़ा है, ऐसा है नहीं। अमेरिका में ऐसा भी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। इसी तरह लोग हमारे बारे में बाहर सोचते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान तालिबान का साथ देता है, पाकिस्तान ये करता है। लेकिन हमें जब आप यहाँ रहते हैं आपको पता है कि पाकिस्तान की कई शक्लें हैं और पाकिस्तान के कई लोग हैं। तो ये कि हर मुल्क में मेरा ख्याल में इस तरह। बिल्कुल। अगले सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। सूफी म्यूज़िक के हवाले से कुछ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अब सूफी म्यूज़िक कहाँ पर वेल, अगला सेगमेंट है आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री। क्या बताया जा रहा है आप लोग देखिए जल्दी से वापस हैं और यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे मिजाज हैं आपके? आप ज़िंदगी में बहुत से जब फैसले करते हैं तो उसके बारे में यकीनन सोचते होंगे और सोच के आपके जहन में मुख्तलिफ ऑप्शंस आती होंगी। फिर उन ऑप्शंस को यकीनन आप किसी न किसी मंतकी अखाड़े में उतारते होंगे। अखाड़ा समझते हैं ना, जहाँ पे जंगो जदल होता है, पहलवानी होती है। तो यकीनन आप अपने जो ऑप्शंस हैं उन्हें किसी अखाड़े में उतारते होंगे और उसके बाद आप फैसला करते होंगे। ये जो मैंने अखाड़े की बात की कि आप एक मैदान में अपने ऑप्शंस उतारते होंगे, उस मैदान को हम लॉजिक कह सकते हैं, यानी मंतक। मंतक जो है, जो लॉजिक है, ये फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है और लॉजिक ने इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरे असरात छोड़े हैं।
और आज तक इसी के इस्तेमाल से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुई हैं. सो लॉजिक इज़ एन आइडिया दैट एब्सोल्युटली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग of the world or in the process of changing this our beautiful world. अब लॉजिक की बात करें, मंतक की बात करें तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं और कुछ जो हैं वो मंतक को समझते हैं कि कोई इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है, ये इंसान को गुमराह कर सकती है क्योंकि मंतक क्यों की बात करता है. और जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक को सादा अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें आप आर्गुमेंट्स यानी रीजनिंग जो है वजूहात की दुरुस्तगी और गलत होने का मुआजना करते हैं और आपको पता लगता है कि आइडिया जो रीजनिंग आप दे रहे हैं वो कितनी दुरुस्त या गलत है. अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करें तो जब नमरूद को उन्होंने कहा था कि मैं इस सूरज को खुदा नहीं मानता और उसकी वजह यह है कि जो डूब जाए वो मेरा खुदा नहीं हो सकता. अगर आप इसको एज अ थर्ड पार्टी सोचें तो हमें समझ आती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मंतक का इस्तेमाल किया. गो के नमरूद को वो मंतक पसंद नहीं आया और फिर आपको पता है जो आतिशे नमरूद का वाक़या है और उसके ऊपर इलामा इकबाल का शेर भी बड़ा खूबसूरत है कि आज भी हो जो इब्राहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा. लेकिन इस इब्राहीम के ईमान के पीछे जहाँ पे खुदा ताला का साथ था वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट वो रैशनैलिटी थी जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम जो हैं वो नमरूद के सामने खड़े हो गए थे. सो मंतक जो है वो हमें तारीख़ी तौर पे हर जगह मिलती है. और उसके बाद अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आएँ यानी मॉडर्न वर्ल्ड से मुराद 2,500-3 हज़ार साल के बाद की दुनिया, तो उसमें मंतक को डेवलप किया गया और मंतक के डेवलपमेंट के नतीजे में ही बहुत सी इजादात और इन्वेंशंस हुई. मिसाल के तौर पे अगर वैक्सीनेशन बनी तो उसके पीछे एक रैशनैलिटी थी कि हाउ टू हैंडल सर्टेन डिजीज़ेज़ जो वायरल हैं या बैक्टीरियल बेस्ड हैं या फंगस बेस्ड हैं. आज आप मुझे देख पा रहे हैं कैमरे की आंख से, तो ये भी बुनियादी तौर पे एक मंतकी सोच की डेवलपमेंट के बाद ये नतीजा हमारे सामने आया है कि आज मुझे आप घर बैठे सुन सकते हैं, मेरी तस्वीर देख सकते हैं और ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन सकती है. सो मंतक कैन नॉट बी डिनाइड. लेकिन आज का मेरा प्रोग्राम जो है द आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड, दैट्स नॉट ओनली मंतक, that's actually the fallacies in an argument. Fallacies in an argument यानी वजूहात के अंदर जो fallacies यानी errors हैं. So fallacies in argument का मतलब होता है कि वो errors जो argument develop करते हुए हम करते हैं. और ये idea of finding the fallacies in an argument was one of a vital development in the field of logic. और इसकी वजह से इंसान और ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे दानिशवर इंसान जो हैं उन्होंने इन फैलेसिस को इनसे बचना और इनसे परहेज़ शुरू किया तो उनके आर्गूमेंट्स और उनकी रीजनिंग ज़्यादा पुख्ता हमें नज़र आती है. तो फैलेसिस इन आर्गूमेंट इज़ वन ऑफ द आइडिया इन द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक दैट एक्चुअली डेवलप्ड लॉजिक एंड अल्टीमेटली इट चेंज्ड आवर ब्यूटीफुल यूनिवर्स. सो फैलेसिस ऑफ लॉजिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अबाउट एन एरर इन एन आर्गूमेंट जिसकी वजह से एक आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाता है. ग्रीक फिलोसोफर ने लगभग कोई 55 फैलेसिस इन एन आर्गूमेंट जो है उनकी निशानदेही की है. लेकिन आज मैं आपके साथ चंद बड़े इम्पॉर्टेंट फैलेसिस ऑफ आर्गूमेंट जो है वो शेयर करूंगा. वो फैलेसिस हैं जिन्हें मैं अपने इर्द गिर्द महसूस करता हूँ कि जब हम कहीं चाय की प्याली पर बैठते हैं या दोस्तों के साथ या मुख्तलिफ लोगों के साथ जब गुफ्तगू शनीद शुरू होती है और बहस मुबाहिसा होता है और अपनी तौर से हर एक मंतकी जवाब दे रहा होता है, तो ये फैलेसिस हमारे यहाँ आर्गूमेंट्स में बहुत पाई जाती हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू सम ऑफ द फैलेसिस इन एन आर्गूमेंट. द फर्स्ट फैलेसी दैट आई विल टॉक अबाउट इज एड होमिनम. एड होमिनम वो फैलेसी होती है आर्गूमेंट में जिसमें इंसान रीजनिंग को छोड़ के पर्सनलाइज हो जाता है. मिसाल के तौर पे कि एक बंदा मुझे कोई एक सवाल करता है या कोई जवाब देता है तो मैं आगे से कहता हूँ तुमने अपनी शक्ल देखी है, ये शक्ल है ये बात करने वाली. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गेटिंग इनटू अ पर्सनल अटैक.
और ये जो पर्सनल अटैक वाला मामला है, ये आपने बहुत से सियासतदानों में पिछले दिनों में टीवी पे देखा होगा, थप्पड़ छप्पड़ भी चल जाते हैं जब लोग पर्सनल हो जाते हैं। सो एड होमिनम इज़ अ फैलेसी इन एन आर्गुमेंट जिसमें इंसान रीजनिंग को छोड़ के पर्सनल होके ज़ाती सतह के जो है वो जुमले कसने लग जाता है। एंड दैट्स अ फैलेसी बिकॉज that invalids your argument. The second fallacy in an argument that I would like to share today is ad misericordiam. Ad misericordiam एक ऐसी fallacy होती है जिसमें हम जज्बात का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को इमोशनली हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। अक्सर पेरेंट्स ये काम करते हैं कि जब कोई उनका बच्चा कोई बात करता है तो वो कहता है फिर हमारे बेटे नहीं, क्या तुम्हें हमसे प्यार नहीं, क्या तुम्हें अपने बाप की माँ की शक्ल नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे शादी ब्याह के रिश्तों में तो बच्चों को एड मिसरिकॉर्डियम के ज़रिए हैंडल किया जाता है वालिदैन की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और रीज़न तो होती नहीं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें बूढ़े माँ बाप नज़र नहीं आते। सो दिस इज़ एन इमोशनल हाईजैकिंग ऑफ एन आर्गुमेंट और रीजनिंग। मिसाल के तौर पे अक्सर देखा गया है कि जब जॉब इंटरव्यू के लिए लोग जाते हैं तो एक सवाल किया जाता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, मतलब बाहर 500 लोग बैठे हैं, हम तुम्हें ही हायर क्यों करें। तो अगर आगे से, यानी एक सवाल है, अब इसका मंतकी जवाब देना बनता है, लेकिन फैलेसी ये होती है कि अगर कोई ये कहे कि देखें जी मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, घर में 2 बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरी मुलाजमत छूट गई है, मैं पिछले 6 महीने से घर में कमाई नहीं आ रही, सो ये सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि ये इमोशनल हाईजैकिंग ऑफ एन आर्गुमेंट है। और हम अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और बहुत से कॉलीग्स जो हैं वो एड मिसरिकॉर्डियम का शिकार हैं, यानी हमें जज्बाती तौर पे खामोश करवाने की या हमारी मंतक को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है। सो एड मिसरिकॉर्डियम। द थर्ड फैलेसी इज़ एम्फिबॉली। एम्फिबॉली वो फैलेसी है आर्गुमेंट में जिसमें हम जुबान के साथ खेल के दूसरे को खामोश करवाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी का एक जुमला है कि चैरिटी इज अ राइट थिंग, सो चैरिटी हैज अ राइट टू आवर मनी। आप समझ सकते हैं दोनों जुमलों में राइट का इस्तेमाल डिफरेंट है, लेकिन ये जुबान को इस्तेमाल करके आपको गुमराह किया गया। इसी तरह अगले रोज़ मैं एक मशहूर कवाली सुन रहा था, बहुत मशहूर कलाम है कि दिखाई भी जो ना दे नज़र भी आ रहा है वही खुदा है। अब ये जब हम सुनते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इस जुमले पे अगर हम गौर करें तो ये एम्फिबॉली यानी फैलेसी ऑफ एन आर्गुमेंट का शिकार है। क्या कि दिखाई भी ना दे नज़र भी आ रहा है वही खुदा है। सो टेक्निकली इन पर्सपेक्टिव ऑफ लॉजिक अगर हम बात करें तो ये जुमला जो है ये एक फैलेसी इन एन आर्गुमेंट है। सो मैंने आपको 3 फैलेसीज से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन मैं 1-2 और फैलेसीज बताऊं और फिर आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक और फैलेसी है, उसे कहते हैं फोर्स का इस्तेमाल, अपील टू फोर्स, यानी दूसरे को डरा धमका के अपनी बात मनवाना कि तुम ठीक कह रहे हो लेकिन देख लो तुम्हारी नौकरी फिर जा भी सकती है। सो ये एक आर्गुमेंट है जो कि एक फैलेसी है। इसी तरह एक आर्गुमेंट होता है जो कि फैलेसी होती है आर्गुमेंट की, एंड दैट इज़ अपील टू अथॉरिटी। यानी जब आप इश्तिहार में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी एक शैम्पू इस्तेमाल करती है और कहती है वाह वाह क्या शैम्पू है, तो बुनियादी तौर पे वो ये नहीं बता रही होती कि इस शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बल्कि वो अपनी सेलिब्रिटी होने की कैफियत को इस्तेमाल करते हुए लोगों को कायल कर रहे होते हैं। और आपको पता है हम में से अक्सर इश्तिहारात देख के इस फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह एक फैलेसी है जिसे बैंड वैगन फैलेसी कहते हैं, यानी कि सब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, यानी मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट एंड टेक्निकली मेजॉरिटी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी क्योंकि कह रही है इसलिए ये बात दुरुस्त है इसको माने तो दैट्स अनदर फैलेसी इन एन आर्गुमेंट। नाज़रीन, दुनिया में डेवलपमेंट जो है वो मंतक को इस्तेमाल करते हुए है, इससे इनकार नहीं मुमकिन, जो मर्जी आप कर लें। सो हमें भी अपनी ज़िंदगी में रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी होती है और उसके अंदर जितनी फैलेसीज कम होंगी हम उतनी डेवलपमेंट मुआशरे की करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सो अवॉइड फैलेसीज इन एन आर्गुमेंट एंड बी अ पार्ट इन चेंजिंग दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि नजम ने जाने से पहले सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में बात की थी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सूफ़ी म्यूज़िक जो है वो पाकिस्तान में क्या सुनने वाले कम होते जा रहे हैं, गाने वाले भी कम होते जा रहे हैं? क्या वजह है कि उस तरह से सूफ़ी या फोक म्यूज़िक अब यहाँ पे नहीं सुना जाता जैसे कुछ सालों पहले तक सुना जाता था? देखें, इसकी काफ़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि मसलन मैं तो बड़ा हुआ पठाने खान को सुनते हुए, बहुत सारे लोगों को, लेकिन पठाने खान मेरे अगर एक का मुझे नाम लेना पड़े तो वो पठाने खान, नो डाउट। और अब उस ज़माने में एक तो ये कि लोग ज़्यादा हमारी जिनको हम कौमी या ये ज़बानें कहते हैं उनसे एक ज़्यादा ताल्लुक़ भी था, बिल्कुल, ख़ास तौर पे पंजाब में। जैसे मैं भी आपका सुन रही थी, तीनों ज़बानें जो हैं, इंग्लिश हो जाए, उर्दू हो जाए या पंजाबी हो जाए, तीनों में आप ऐसे गा रहे होते हैं जैसे क्रोशियन भी। वो तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बाकी तीनों में आप ऐसे गाए थे कि मैं हैरान थी कि आपकी मादरी ज़बान कौन सी है, समझ नहीं आता मेरे को। हाँ, मादरी फादरी यही बस अपना। तो ये एक तो ये कि वो अब आजकल देखे ना कि ख़ास तौर पे पंजाब में जो यंगर जनरेशंस होती हैं वो पंजाबी नहीं बोलते। और वालिदैन जो जब ज़रा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वो पंजाबी नहीं सिखाते अपने बच्चों को, उर्दू और अंग्रेज़ी सिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे हम काफ़ी चीज़ें खो जाते हैं। जो हमारी एक कल्चर असल में जो होता है ना, कल्चर वो लिबास और खाना तो उसकी मामूली चीज़ है, कल्चर तो असल में एक सोचने का ख्याल होता है। उससे अब हम ज़रा दूरी एक हो गई है, उससे एलियनेट हो चुके हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि मेरा ख्याल में कि वो जो सूफियों की सोच है या जो सूफियों का पैगाम था और जिस आम फहम ज़बान में पैगाम था, उसकी भी एक एवोल्यूशन उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। कि आजकल के किधर हैं भाई, आज के बुल्ले शाह किधर हैं? जिस तरह वो अमृता प्रीतम ने लिखा है ना, आज आखां वारिस शानू कि तू कब्रां विचों बोल ते आज किताबे इश्क दा एक अगला वर्का खोल। एक रोई धी पंजाब दी, कि एक पंजाब की बेटी ने आंसू बहाए, एक रोई धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन अज लाखां कुड़ियां रोंदी तैनू वारिस शाह नू कहें। तो आज के वारिस शाह किधर हैं, आज के बुल्ले शाह किधर हैं? अब इसका ये मतलब नहीं कि शायद लोग नहीं लिख रहे, लिख भी रहे होंगे, लेकिन आजकल के माहौल में शायद उनका आगे आना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये भी बात है। और ये कि अब जाहिर है हर चीज़ बदलती है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। सूफ़ी म्यूज़िक जिस तरह मैंने कहा, ये एक एक्सप्रेशन नया है। पहले तो मेरे बचपन में तो ये फोक म्यूज़िक था। फोक म्यूज़िक आज भी है, और आज के फोक म्यूज़िक में वो ज़रा अर्बन फोक भी अगर उसमें आ रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उसमें नए साज भी आ रहे हैं, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स भी आ रही हैं, हाँ, बल्कि तो हमने इस हवाले से भी बात करनी थी। आप कैसे देखते हैं उस जॉनरा को जो अब इलेक्ट्रिक म्यूजिक आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस आ रहा है? ट्रांस मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है, और ख़ास तौर पे जो डीप हाउस जिसको कहते हैं। तो शुरू में तो मैं इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि मैं सोचता था कि भाई हम म्यूजिशियन हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, हमें सुर ताल का हमें पता होता है, और ये डीजे आ जाता है जी, हमारा म्यूजिक एक का म्यूजिक यहाँ लगाता है, एक का म्यूजिक यहाँ लगाता है, उसको वो थोड़ा सा स्टाइल मारता है और थोड़ा सा जो है वो उसको यूं करके मिक्स करता है, और लोग कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है ना। तो शुरू में तो मैं इसको सख्त मुखालिफ था, और वाकई डीजेस की काफ़ी सारे ये ड्रामे भी होते हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि यार नहीं, इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जो अच्छे डीजेस होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ लाइव मिक्स कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक को मिक्स नहीं कर रहे होते, वो और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर कोई और चीज़ लगाओ। तो मैं समझता हूँ कि अब तो इस पे बहुत सारे तजुर्बे हो भी रहे हैं दुनिया में कि आप ऑर्गेनिक साउंड्स को इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स को किस तरह मिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। बल्कि पाकिस्तान में अब जब से ये कॉन्सेप्ट आया है और इसके कॉन्सर्ट्स होना शुरू हुए हैं, इनके म्यूजिक फेस्टिवल होना शुरू हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी वजह मेरा ख्याल में तो ये है कि लोगों को ज़रूरत है कि वो नाचें, वो रक्स करें, वो डांस करें। वो एक एक्सप्रेशन है ना, अपने अंदर की बात बाहर निकालने का जो वो फील करते हैं। और डांस तो मतलब एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बच्चा पहले वो डांस करता है, यूं झूमता है। कोई भी आप ताली बजाना शुरू कर दो वो डांस कर देगा। ये तो एक इतनी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और हम जितना इसको दबाते हैं हम अपने साथ ज्यादती करते हैं। तो क्योंकि वो लोग डांस करना चाहते हैं,
इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पार्टीज में जाते हैं क्योंकि वो उस जगह पे तो डांस होता है। वहाँ पे कोई बाकी पाबंदी हमारे नहीं होती। कॉन्सर्ट्स जिस तरह हम जैसे लोगों के जब कॉन्सर्ट्स होते हैं तो लोग सोच रहे होते हैं कि यार अब हम उठ के कुछ धमाल करें नहीं करें, लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, शायद किन feel नज़रों कर से रहे शायद होते हैं, फील करें, फैमिलियाँ बैठी हैं पता नहीं अच्छा लगता है नहीं लगता। डांस पार्टी में आप जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्टी में तो आपको पता है कि उधर तो हर कोई झूम रहा होगा, मैं भी घुस जाऊंगा। तो मेरा ख्याल में कि ये वजह है कि वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं। और फिर ये कि प्रोमोटर्स के लिए आसानी होती है कि जहाँ पहले पूरे बैंड को बुलाना पड़ता था, वो एक हाँ, बंदे को एक बुलाते बंदे को हैं, बुलाते हैं। वो अपना इक्विपमेंट भी साथ लाता है। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, मैं अभी तक हालांकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इट स्टिल कैन नॉट रिप्लेस लाइव फॉर मी। अगर वही रिदम बिल्कुल, जो बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक रिदम लगी है, वही रिदम अगर मेरे सामने कोई परकशनिस्ट या ड्रमर या तबला नवाज या तो उसको बजा दाद रहा देने हो, का भी दिल तो करे। मुझे ज्यादा वो एक हाँ बिल्कुल। चलिए यहीं से वापस आएंगे लाइव म्यूजिक की तरफ, बात करेंगे कुछ थिएटर के बारे में भी मैंने आपसे पूछना है। थिएटर में भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का। वेलकम बैक टू द शो। जो बात मैं पहले करी थी वही मैं आपसे पूछूंगी कि थिएटर में भी आपने काफ़ी काम किया है और कर भी रहे हैं। एक तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं और दूसरा ये भी बताएं कि थिएटर यहाँ पे क्यों कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अंडररेटेड चीज़ है। थिएटर जगहें नहीं है, वेन्यूज़ नहीं है। कितने हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद में आप PNCA के अलावा और क्या कोई शायद आपका कोई एक दो छोटे मोटे कुछ थिएटर्स हैं आपके इस्लामाबाद क्लब के या इस तरह के कोई, लेकिन कोई इस तरह वाइड स्प्रेड तो नहीं है ना जगह। तो ये तो सिर्फ थिएटर नहीं, सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, थिएटर, म्यूजिक कम हो रहा है पाकिस्तान में, और ये एक बहुत परेशान कुन बात है। और ये उसी वक्त सही होगा जब हम हर शहर में आर्ट्स काउंसिल्स खोलेंगे, जब हम कम्युनिटी सेंटर्स खोलेंगे हर मोहल्ले में। अरे भाई एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी है ना, तो डिमांड कम है इस वजह से नहीं आ रही नहीं, है डिमांड तो हो ही नहीं सकता कि कम हो। डिमांड तो आपको लोग तो फट रहे हैं एक अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और जब उनको वो एक नेचुरल आउटलेट्स Platform नहीं नहीं मिलते मिल रहा। तो फिर वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते तो हैं, ये शिद्दत बहुत बड़ा पसंद की लैक तरफ। है।
बहुत लैक है। हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी की एक वजह ये है कि यहाँ पे आर्ट और कल्चर को हमने उस तरह फरोग नहीं दी रियासती लेवल पे। तो ये तो रियासत का काम है कि हर जगह कम्युनिटी सेंटर्स खोलें, नौजवान लोग आएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें, वहाँ पे वर्कशॉप्स भी हों, वहाँ पे मेंटरिंग भी हो उनकी, वहाँ पे उनके वो अपने मेंटर से सीखें भी। और जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, करें। कोई फेस्टिवल नहीं है, किधर जाने को नहीं है, तो फिर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन फिर अंदर पैदा होती है और फिर शिद्दत पसंदी पैदा होती है। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक तो म्यूजिक के अभी एक वीडियो अभी हमने 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया, वो एडिट पे है, वो अभी निकलेगा। फैज साहब की एक पुरानी नज़म को मैंने कंपोज किया, वो जो उनकी है सुबह आज़ादी। और एक अभी मैं एक इन्वायरमेंट पे एक गाना मैंने लिखा है, उसका अभी वीडियो कोई 10 दिन बाद शूट है। इन्वायरमेंट पे? इन्वायरमेंट, क्या बात है। हाँ, वो मैं बड़े अरसे से करना चाह रहा था, तो वो एक मौका मिला मुझे एक प्रोजेक्ट के थ्रू करने का। और पहले मैंने 1-2 शायर दोस्तों से कहा कि आप कुछ लिख के दो, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। फिर वो मुझसे खुद ही हो गया। क्या बात तो है, ये एक बड़ी एक मज़ेदार चीज़ निकल रही है। और भी एक गाना है, वो अभी एक हम उम्मीद करते हैं पहले जिस तरह आपका बहुत खूबसूरत काम है, ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, माए नी में किन्नू आखा। ज़रूर। शाह हुसैन का कलाम है और तर्ज जो है ये हामिद अली बेला साहब की बड़ी मकबूल तर्ज है। तो माए नी मैं किन्नू आखा, ओ माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द वछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखा, दुखा दी रोटी सूला दा सालन, दुखा दी रोटी सूला दा सालन, आहे दबालन बालनी, माए नी मैं किन्नू आखा, तू आ दुखे मेरे मुर्शद वाला, तू आ दुखे मेरे मुर्शद वाला, जान फुलन तालालनी, माए नी मैं किन्नू आखा, कहे हुसैन फकीर निमाना, कहे हुसैन फकीर निमाना, सौ मिले ता थी वानिहालनी, माए नी मैं किन्नू। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी अच्छी चीज़ें सुनाने के लिए। बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हमें पीछे से कहा जा रहा होता है कि टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा खुद दिल नहीं कर रहा होता है कि टाइम कभी ख़त्म हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और नजम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।